नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज से हम वर्ग 3 के लिए कक्षाएँ लाना स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपन व्याकरण का सामान्य परिचय लिखें, क्योंकि व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और जो आज के ये प्रश्न हैं, ये तो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। लेकिन आप सभी को एक अच्छी बात बता दूँ कि आप लोग जो अभी वर्ग 2 के पेपर हुए थे, उन पेपरों में भी लैंग्वेज जो है भाषा, तो उसमें आपने संस्कृत भाषा ली होगी सभी लोगों ने। तो आपको वो वाले पेपर भी लगाने हैं। इसके पहले जो अभी सीटीईटी हुई थी, उसमें यही वाले जो वर्ग 2 में पैराग्राफ पूछा गया था, वही का वही सेम पैराग्राफ जो है वो उसमें पूछा गया था, मतलब सीटीईटी में। तो जब सीटीईटी में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 70 से ज़्यादा पेपर बनाने बनाने पड़े होंगे। आप सब लोग जानते हैं लगभग 70 से ज़्यादा पेपर बनाने पड़े होंगे वहाँ पर, क्योंकि अलग-अलग विषय के पेपर हुए थे और लगभग कई लोगों ने मतलब कई दिनों तक पेपर चले थे, तो भी है। चलिए सीधे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाली क्लास और कल से यही कोशिश करूँगा मैं कि आप लोगों को एक-एक पेपर लगवाऊँ। जैसे अभी तो आज व्याकरण के बारे में हम थोड़ा-सा समझ लेंगे, लेकिन कल जो अपनी क्लास रहने वाली है 8 बजे से रहेगी। आज तो डॉक्टर धीरज सोनी 8:30 बजे से, लेकिन इसके बाद कल से अपन कंटिन्यू 8 बजे आएंगे और जो जितने भी पेपर हुए हैं, जो कि अभी पिछली वर्ग 2 की परीक्षा हुई है, उनके अपन पेपरों को यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे और क्रमशः एक दिन में एक पेपर लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम व्याकरण के बारे में समझने वाले हैं, सामान्य ज्ञान। तो वेद के 6 अंग होते हैं। आप सभी जानते हैं वेद के 6 अंग होते हैं, जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। और यहाँ वेदांगों की चर्चा क्यों की गई? क्योंकि जो व्याकरण है, ये वेदांग जो है एक वेदों का अंग है। मतलब व्याकरण जो है एक वेदों का अंग है, इसलिए यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। और एक ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्याकरण को क्या कहा गया है? तो व्याकरण को मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मतलब जो व्याकरण है उसे क्या कहा है? वेद पुरुष का मुख कहा गया है, क्योंकि किसी भी भाषा का यदि हमें परिचय प्राप्त करना हो तो हमें उसकी व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी होता है। ये हमें किसी भी भाषा की व्याकरण पता है तो हमारी पूरी पकड़ उस भाषा पर बन जाया करती है। तो उसी प्रकार से संस्कृत भाषा की यदि अपन को पकड़ मजबूत करना है संस्कृत भाषा पर, संस्कृत भाषा को भी पहचानना है, तो सबसे पहले हमें व्याकरण को समझना पड़ेगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वर्ग 2 में भी पूछे गए थे और वर्ग 3 में भी पूछे जा सकते हैं। तो कल से तो हम वो क्वेश्चन लगाने वाले हैं क्रमशः, चाहे उसमें पैराग्राफ रहें चाहे कुछ भी, मतलब उसमें लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो अपन वो 30 के 30 क्वेश्चन प्रतिदिन लगाने की कोशिश करेंगे और कंटिन्यू करना है, क्योंकि उनमें से आएगा ही आएगा। लगभग 60% से 70% पेपर उसमें से आने की संभावना है। चलें, तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक वेदांग व्याकरण भी है। और व्याकरण को क्या कहा गया है? मुख कहा गया है वेद पुरुष का। और पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण के लिए क्या कहा? मुखम व्याकरणम स्मृतम, मतलब मुख को, व्याकरण को क्या कहा? मुख कहा वेद पुरुष। अब चलते हैं व्याकरण की परंपराओं पर। तो व्याकरण की दो परंपराएं हैं, एक तो बारहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। तो जो बारहस्पति परंपरा है, इसको ब्रह्मा जी ने शुरू किया था। मतलब इसका निर्माण जो है, मतलब इस परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सभी व्याकरण शास्त्रों का निर्माण किया और फिर जो बृहस्पति जी हैं, जो दूसरे नंबर पर नाम लिखा है बृहस्पति जी, तो इनको बताया, बृहस्पति जी को बताया था। फिर बृहस्पति जी ने अन्य को, किनको? इंद्र को, और इंद्र ने फिर सभी को बताया। तो जो इंद्र है, इंद्र को क्या कहा जाता है? प्रथम वैयाकरण कहा जाता है। और जो बृहस्पति हैं, इन्हें प्रथम प्रवक्ता कहा जाता है, इस प्रकार से। और जो दूसरी परंपरा है, ये है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत तो जो भगवान शंकर हैं, महेश्वर, वह ही प्रथम वैयाकरण हैं। लेकिन फिर जो उनके माहेश्वरी सूत्र, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है?
कई परीक्षाओं में मतलब अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। और आंसर में सीधा 14 लिखा ही रहता है। और इसके पहले अभी जो अपनी वर्ग 1 की हुई थी, उस वर्ग 2 की हुई थी, उसमें भी पूछा गया था माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो भाषा जो आपको चयन करनी है और उसमें संस्कृत भाषा चयन करने वाले हैं, उनके लिए जिन्होंने पहली बार मतलब संस्कृत का टेस्ट दिया है और इस प्रकार से सामान्य रूप से संस्कृत को समझना है कि संस्कृत से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो जो माहेश्वरी परंपरा है, परंपरा के अनुसार जो भगवान शंकर हैं वह ही प्रथम वैयाकरण हैं। और कहा जाता है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं इनके द्वारा ही महर्षि पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ था। मतलब महर्षि पाणिनि जो हैं इन्हीं की परंपरा के हैं। किस परंपरा के हैं? तो माहेश्वरी परंपरा के हैं। माहेश्वरी परंपरा का माना जाता है इन्हें। किन्हें? महर्षि पाणिनि को। एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दें, एक एक पॉइंट आपके काम का है। यहाँ जो वेदांग कितने होते हैं? 6 प्रकार के। उनमें एक वेदांग व्याकरण भी है जिसे वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये किसने कहा? पाणिनि महोदय ने कहा। आगे चलते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में। ये आपको रट ही लेना है। जितने भी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको रट लेना है। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? तो महर्षि पाणिनि, कात्यायन और महर्षि पतंजलि। चूंकि महर्षि पाणिनि जो हैं उनका ग्रंथ अष्टाध्यायी प्रसिद्ध है। कात्यायन महोदय जो हैं आचार्य कात्यायन, इनके वार्तिक प्रसिद्ध हैं जो कि अष्टाध्यायी पर लिखे गए। और महर्षि पतंजलि जो कि इन्होंने महाभाष्य लिखा। तो अष्टाध्यायी के ऊपर इन्होंने महाभाष्य लिखा था। महर्षि पाणिनि का जो ग्रंथ है इसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है। शब्दानुशासन के नाम से भी इनका ये जो ग्रंथ है वो जाना जाता है, जिसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी नाम ही है अष्ट अध्यायी। 8 अध्याय हैं इसमें और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो 4 पाद के हिसाब से 8 चौक 32। तो टोटल पाद कितने हो जाते हैं? 32 पाद हो जाते हैं। और इसी अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्र भी हैं। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वो भी यहीं पर हैं। और जो टोटल सूत्रों की संख्या है वो 4000 कही जाती है। मतलब 3978 टोटल सूत्रों की संख्या है लगभग। यदि आपको कहीं 4000 ऑप्शन मिले तो वो भी आप टिक कर सकते हैं, लगभग 4000। अब रहे महर्षि कात्यायन। तो कात्यायन महोदय जो थे इन्होंने वार्तिक लिखे। और कुल वार्तकों की संख्या कितनी थी? तो 836। वार्तकों की संख्या कितनी थी? 836 वार्तिक लिखे इन्होंने, जो कि सिद्धांत कौमुदी नाम का जो ग्रंथ है उसमें प्रचलित हैं। वर्तमान में सिद्धांत कौमुदी नाम का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में ये प्रचलित हैं। इसके अलावा पतंजलि महोदय जो तीसरे नंबर पर आते हैं और इनकी रचनाएं जो हैं इनको तदुक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकी रचनाओं को तदुक्ति कहा जाता है। अगले हैं पतंजलि महोदय और इनसे संबंधित प्रश्न संस्कृत ही नहीं और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। पतंजलि का ग्रंथ जो था वो महाभाष्य था, जिसमें 84 आहनिक थे। जैसे अध्याय हुआ करते हैं, पाठ हुआ करते हैं, उसी प्रकार से आहनिक। और आहनिक शब्द क्यों पड़ा? क्योंकि एक दिन में जो कार्य पूरा हो जाए उसे आहनिक कहा जाता है। है उसको बनाने में 84 दिन लगे थे, इसलिए 84 आहनिक। जो महाभाष्य है उसमें कितने आहनिक हैं? 84 आहनिक हैं। इस प्रकार से। और इनके समय के बारे में भी आपको बता दूं तो महर्षि पाणिनि महोदय जो हैं ये 500 ईसा पूर्व हुए। यहाँ पर मेरे पास डॉट नहीं है वरना मैं यहाँ पर चला देता। मैं अगले वीडियो में इंस्टॉल कर लूँगा उसे, तो यहाँ पर आपको डॉट के माध्यम दिखाने की कोशिश करूँगा। तो महर्षि पाणिनि 500 ईसा पूर्व। इस महर्षि कात्यायन जो कि जिनका नाम दूसरा वररुचि भी है, मैंने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कात्यायन के नीचे वररुचि। तो इनका जो समय है 350 ईसा पूर्व। महर्षि पतंजलि इनका समय है 200 ईसा पूर्व। तो इनका 200 ईसा पूर्व रहा। तो ये तो थे व्याकरण के कौन? त्रिमुनि।
इन्हें त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है, और ये भी कह लें कि व्याकरण के त्रिमुनि इस प्रकार से कहे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब है माहेश्वर सूत्रों के स्वर और व्यंजनों की संख्या, मतलब वर्णमाला, क्योंकि अधिकतर जो प्रचलन में है वो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ये रट लें। जो जो मैंने चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं ये बिल्कुल याद करने योग्य है, जो भी नए लोग हैं उनके लिए। और जिन्होंने पिछले पेपर दिए हैं उन्होंने तो रट ही लिए होंगे, उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन जो अभी नए हैं उनको ये याद करने को रटना है। ये जो वर्ण है ये वर्ण कंप्लीट याद करने हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ये दिए हुए हैं। तो स्वर कितने हैं? 9। और स्वर को एक शब्द मिलेगा आपको, अच। अच वर्ण प्रयोग होता है स्वर के लिए, जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। आप माहेश्वर सूत्र जो है वो पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं इसके बाद माहेश्वर सूत्र भी बताऊंगा जिससे आप और समझ पाएंगे। लेकिन स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 9। अब कौन है? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, मतलब 33 व्यंजन हैं। व्यंजन कितने हैं? 33। यहाँ पर मैंने स्वर लिखे नहीं हैं, मैं लिख देता हूँ, मतलब बता देता हूँ आपको। आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। कितने? 9 प्रकार के स्वर। ई मतलब आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। तो इस प्रकार से ये स्वर हैं। और व्यंजन, तो व्यंजनों के बारे में अपन नीचे चर्चा करेंगे। व्यंजन जो कुल व्यंजन जो है 33 हैं, और कुल वर्ण कितने हो जाते हैं ये मिलकर? तो 42। टोटल वर्ण 42 हो जाते हैं। अब देखें, व्यंजन जो हैं, व्यंजनों में स्पर्श वर्ण जिन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उदित वर्ण क्या कहलाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि उदित वर्ण क्या है। तो उदित वर्ण जो हैं इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है और उदित वर्ण भी कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? ये 25 हैं उदित वर्ण। 25 कौन कौन से? का, च, ट, ट, प। इनका वर्ग बोलते हैं। कु, चु, टू, तु, पु। मतलब कवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत कौन कौन आएगा? क, ख, ग, घ, ङ। इस प्रकार से च वर्ग है। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आएंगे वर्ण? तो च, छ, ज, झ, ञ। इस प्रकार से। इसी प्रकार से टा, ठा, डा, ढा, ण ये आएगा। तवर्ग है। तवर्ग के अंतर्गत इसी प्रकार से आएंगे ता, था, दा, धा, न। फिर पवर्ग है। प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से यह कौन से वर्ण हैं? स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, और इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। और इन 25 वर्णों के उच्चारण में तालु जो है, तालु होता है। तो तालु और भी उच्चारण स्थानों का स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? तो उदित वर्ण भी कहा जाता है। 2 प्रकार से कहते हैं इन्हें। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और उदित वर्ण भी कहते हैं। आप सब लोग वीडियो को लाइक भी कर लें। जितने लोग भी लाइव हैं वो लाइक कर लें, और अपने मित्रों को भी ये लिंक शेयर करें जिससे वो लोग भी जुड़ सकें। आगे चलते हैं ऊष्म वर्णों पर। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं ऊष्म वर्ण? तो स, श, सा और ह। ये 4 जो हैं ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और ऊष्म वर्ण इन्हें क्यों कहा जाता है? तो इनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का निकाश होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अगले कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? या, र, ल और व। तो ये भी 4 हैं। ऊष्म वर्ण भी 4 हैं और अंतस्थ वर्ण भी 4 हैं। और इनसे संबंधित प्रश्न हजारों परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा। मतलब अभी जो वर्ग 1 हुई, 2 हुई, दोनों परीक्षाओं में मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैंने पेपरों के भी वीडियो बनाए हैं, तो उनमें भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो ये तीनों प्रकार के सह दे दिए होते हैं।
और या व राला से लिख देते हैं और पूछते हैं कि ऊष्मा वर्ण इनमें से कौन है, या फिर अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं, ये भी पूछ लेते हैं। तो आपको वहां पर टिक करना होगा कि ये ऊष्म वर्ण है और ये अंतस्थ वर्ण है। तो ये भी आप लोग ऊष्म वर्णों का और अंतस्थ वर्णों का। हाँ, अब है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कहलाते हैं? तो जो दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बने हों, वो संयुक्त वर्ण है। तो अब दो अक्षरों से मिलकर कौन बना है? क्ष, क्षत्रिय वाला। तो यहाँ पर क और क्ष, इससे मिलकर ये बना है। तो दो वर्ण है इसमें, क्षत्रिय वाले में का है और श है। ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्ष जो वर्ण है ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है, और ये अक्षर भी वहां पर दे दिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इन छोटे छोटे क्वेश्चनों का भी ध्यान रखें। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? क्ष है, त्रा है और ज्ञा है। तो संयुक्त वर्णों में एक तो क्ष, का और शा से मिलकर बनता है। दूसरा कौन सा है? त्रा, जो कि ता और र वर्ण से मिलकर बनता है। अगला कौन सा है? ज्ञा। ये कैसे बनता है? ज्ञा बोलते हैं इसे। एक अपन लोग कैसा बोलते हैं इसको? ज्ञा। जैसे ज्ञान बोलेंगे, इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन ज्ञा बोला जाता है इसे, ज्ञा। क्यों? क्योंकि ये ज और या से मिलकर बना है। ज्ञान, ज्ञान बोलेंगे उसको, ज्ञान नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्ञान। तो जो ज्ञा वर्ण है, तो इसको कैसा पढ़ेंगे? जा और या, ज्या, जा और या, ज्या। तो तीन वर्ण संयुक्त वर्ण हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। स्वर 9 हैं। कौन कौन से हैं? आ, स्वरों के बारे में ध्यान से देख लें आप। आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। ये इस प्रकार से आगे चलें अपन। तो व्यंजन कितने हैं? 33, जिनमें से 25 वर्ण तो ये हो जाते हैं और फिर इसके अलावा ऊष्म वर्ण हैं, और ऊष्म वर्णों के साथ साथ अंतस्थ वर्ण हैं। इन सबको मिलाकर के कितने? टोटल 33 होते हैं। 25 और ये मिलाकर के तो 33, और 33 और कितने? 9, कितने हो जाते हैं? 42। तो ये टोटल यदि वर्ण पूछा जाए और ऑप्शन में 42 है, तो फिर वो आपको वो अलग से लिखना है। और एक और प्रकार से वर्णों का विभाजन है जो कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है, तो वो बात अलग है। वो क्योंकि आपका पेपर इजी रहेगा एक हिसाब से, क्योंकि केवल गद्य और पद्य ही आपके सिलेबस में है, तो वो बात अलग है। तो इसको अपन को लेकिन एक बार सुन लें आप लोग कि जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें 63 और 64 माने गए हैं, वो अलग चीज़ है। वो अपन को यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। केवल आपको इतना समझना है कि कुल वर्ण जो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हैं ये 42 हैं। तो इतना आपको आ गया होगा। और आप जो भी क्लास पढ़ें उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले याद किया था। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न हमसे बन जाते हैं। क्योंकि अभी जो वर्ग 1 की परीक्षा हुई थी, कई हमारे मित्र ऐसे हैं जिनके 100 में से 98, 96, 95, 90, मतलब 94 नंबर तक हैं। जैसे मेरे हैं तो मेरे 95 ही आए थे। थोड़े से 4 मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि डाउटफुल थे तो हम लोगों ने डबल लगा दिए थे, मतलब तो वो उन्होंने फिर गलत कर दिए। लेकिन एक क्वेश्चन फिर बाद में सही हुआ था, तो मेरे 96 क्वेश्चन लगभग इसमें सही हैं 100 में से, वर्ग 1 में। तो ये सब आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। ये तो बेसिक है इसका, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको याद करना है। तो ये स्वर 9 आपको पता होंगे। व्यंजन भी ठीक हो गया। इसके बाद में व्यंजनों में स्पर्श वर्ण और उदित वर्ण जिन्हें कहा जाता है, वो कौन से? का, च, ट, त, प, ये हो गए। ये 25 हैं टोटल। तो इतना आपको याद हो गया। अब ऊष्म वर्ण कौन से हैं? 4। 4 ऊष्म वर्ण ये आपको याद करने हैं, बिल्कुल लेना है दिमाग में कि 4 ऊष्म वर्ण ये हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो या, व, र, ल, ये अंतस्थ। और देखिए, मैं पढ़ाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि कई महिलाएं ऐसी हैं जो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती हैं, आप लोग समझते होंगे, और उनने संस्कृत पढ़ी नहीं है और इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है। ये भी मेरे साथ भी है कि मुझे वर्ग 1 में जो मेरे कम नंबर आए हैं, इतने 126 करीब हैं, वो कारण यही रहा कि
मेरे से मतलब संस्कृत में पढ़ना ही नहीं आ रहा था हम लोगों को, मतलब लेते हैं अच्छे से, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आया ज़्यादा अच्छे से। तो 8 नंबर का था, तो 8 में से लगभग 6 नंबर, 5 6 या 7 ही नंबर आए इतना। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संस्कृत लें, और भी यूट्यूब चैनल हैं अच्छे-अच्छे जो संस्कृत पढ़ाते हैं, तो उनसे भी आप संस्कृत पढ़ें, और जो भी वो पढ़ाते हैं, क्योंकि जो वो पढ़ा रहे हैं वो भी उनका क्रीम है बिल्कुल, मतलब उनका याद किया हुआ है, और मतलब उनके दिमाग में पूरा फिट है। तो वो जो बोल रहे हैं वो पहले से सॉर्ट किया हुआ बोल रहे हैं यूट्यूब पर। तो आपको उनकी एक-एक चीज़ रटना है, बिल्कुल याद करना है, और मैं ये लगभग 5 मिनट से इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कई बार कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो जो त्रावर्ण दिया हुआ है आपको यहाँ पर, तो इसका लिखा हुआ था कि जो त्रावर्ण है ये किन-किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। त्रावर्ण किन-किन वर्णों से मिला है? ता और रा इस प्रकार से दे देते हैं। ती और रा इस प्रकार से दे देते हैं, या ता रा आ ऐसा दे देते हैं। तो आप लोग जब टिक करते हैं तो फिर वो टिक करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको अ, उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगा। देखें, यूपी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। वर्ग 1 में पूरी सीटें खुली थी, लेकिन इस बार मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ वर्ग 3 में क्या होगा, लेकिन भी होगा, अच्छा होगा, सभी के साथ में देखा जाएगा। चलें, संस्कृत का सबसे मोस्ट पार्ट, ये आपको याद होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए आपको रटना है, चाहे कुछ भी हो, मतलब कि यदि समझ में ना आए कुछ चीज़ तो वो रटना है। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया आपको, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में बिठा के याद करना है, केवल याद करना है। और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ये है उच्चारण स्थान। तो ये उच्चारण स्थान आपको कंठ तालु तक, मतलब यहाँ तक पूरे कंप्लीट कर लेना है। ये 11 उच्चारण स्थान है। तो ये मेन तो आपको जो पूछा जाता है, कंठ का पूछा जाता है, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और नासिका, ये पूछे जाते हैं अधिकतर। तो ये 7 तो आपको याद कर ही लेना है, नासिका और जिह्वा मूल। चलें ये पार्ट और अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। वर्ण कहाँ से उत्पन्न होता है आप लोग जानते होंगे, उसके ये स्थान है। तो जहाँ से ये वर्ण जो है उत्पन्न होता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। सामान्यतः कुल 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं, बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो उच्चारण स्थानों की संख्या टोटल कितनी है, टोटल संख्या बतानी पड़ेगी आपको। तो टोटल संख्या जो है वो 7 है उच्चारण स्थान। सामान्यतया कुल उच्चारण स्थान जो है वो 7 माने गए हैं, और पाणिनीय शिक्षा में उरस को भी अष्टम उच्चारण स्थान माना गया है। कुछ वर्ण 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से भी उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से अब देखें 7 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, तो क्रमशः आप लोग देख लें, जो कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल। चलें, आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, मैं ये क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों के सभी कमेंट आंसर दे दूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या पूछा है। पहले आप लोग यहाँ वीडियो को सभी को शेयर कर दें, आप लोग लाइक कर लें, और ध्यान से, यदि आपको ये सब पता है तो बहुत बढ़िया है, आपने वर्ग 1 की और 2 की तैयारी की है तो बहुत अच्छा है। और यदि आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो आप ये याद कर लें, बिल्कुल रट लें। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल, तो ये 7 उच्चारण स्थान होते हैं। अब इनसे उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपको ये सूत्र याद करने पड़ेंगे, और आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे तो बिल्कुल आपसे कंप्लीट ये बन जाएगा। देखिए कंठ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। हमारे जो सर थे वो इस प्रकार से गा गा के सिखाया करते थे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो ऐसे इचु यसा नाम तालु, इस प्रकार से पढ़ाया करते थे। तो हम लोगों ने उस टाइम पर याद किया था। तो कंठ का कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, आ, कु का वर्ग, तो
आ हो गया, कवर्ग हो गया। कवर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं? अभी मैंने आगे बताया था, का, खा, गा, घा, इंगा, इस प्रकार से। तो अवर्ण का उच्चारण, कवर्ग का उच्चारण और हा, अकुह, हा वर्ण दिया है। और क्या है? विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग। तो कौन कौन से वर्ण हो गए? आ, कवर्ग, हा और विसर्ग। इन सभी का उच्चारण क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। दूसरा कौन सा है? तालु। तो इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम मतलब ई। पहले स्टार्टिंग से ही वर्ण है उसमें, जो आपको सूत्र दिया हुआ होगा उस सूत्र में ही क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो सबसे पहले इचु, ई, ई मतलब ई। उसके बाद में च, च दिया है, तो च का चवर्ग लेना है अपन को। कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे चवर्ग के अंतर्गत? च, छ, ज, झ, इया। तो इचु यसा नाम तालु। अब कौन कौन से वर्ण थे? ई था, चा था, फिर क्या है? या वर्ण आ जाएगा। और फिर क्या है? सा, तो सा वर्ण आ जाएगा। और ध्यान से एक एक शब्द को आपको ध्यान देना है इसमें। मतलब कंठ में कौन कौन से थे? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। आ, कु से कवर्ग, हा से हा और विसर्ग से व्यसर्ग। इचु यसा नाम तालु। तो यहां पर ई, चवर्ग, या और सवर्ण है। तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो तालु से होता है। अगला कौन? रसाणाम मूर्धा, विसर्जनीयानाम कंठः, इचुयसानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा। हाँ बिल्कुल, जो क्लास है अपन कल से 8 बजे ही लगाने की कोशिश करेंगे। और लगभग मैं कोशिश ये करूँगा कि पहले आप लोगों को वो पेपर लगवा दूँ। मतलब वर्ग 2 में जो संस्कृत पूछी गई है उससे लगभग 70% तक पेपर आने की संभावना है, क्योंकि उससे मिलता जुलता पेपर इस बार सीटीईटी का भी आया था। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप वो क्वेश्चन लगाएं। तो मैं वो सारे के सारे संस्कृत के क्वेश्चन पर डे लगवाने की कोशिश करूँगा। हाँ, आगे चलते हैं। मूर्धा में है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम री में रिवन रहेगा। फिर आगे क्या है? टू। वही मैंने आपको पहले बताया था, कु चू टू तू पू, कु चू। तो रिवर्ण, टू से टवर्ग, रा से रा और शा से शवर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। आगे चलें। दंत का, लृतुलसानाम दंतः, लृतुलसानाम दंतः। तो लृ आ जाएगा, तू से तवर्ग आ जाएगा, त, थ, द, ध, न। इसके बाद में ला आ जाएगा और सा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? दंत। एक बार और आप लोग अपने मन में भी ये बोलते रहें, मन में बोलते रहें आप लोग। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचुयसानाम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा। आगे क्या है? लृतुलसानाम दंताः। फिर अगला रहेगा ओष्ठ का। जो अपने ओष्ठ हैं इनसे कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। क्या बोलना है? उपपद, उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। क्या रहेगा? उ। तो उ जो भी अपन उच्चारण करेंगे, उ वर्ण का छोटा वाला उ हो या फिर दीर्घ उ हो, लघु या फिर दीर्घ, मतलब ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों का। फिर पवर्ग, कु चू टू तू पू के अंतर्गत। तो पवर्ग है प, फ, ब, भ, म। और उपपद मानीय वर्ण जो हैं उनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। अब नासिका क्या है? तो यमगणनानाम नासिका च, यमगणनानाम नासिका च, यमगणन। ध्यान से, कंप्लीट वर्ण है ये। तो इनका उच्चारण कैसे होगा? उपपदमानीयानाम ओष्ठौ और यमगणनानाम नासिका च। इनका नासिका से होता है। आगे चलते हैं। अब है कंठ तालु। कई वर्ण ऐसे हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान भी होते हैं। तो आपको केवल ये 11 याद करने हैं, रटने हैं।
एदयितोः कंठतालु, एदयितोः कंठतालु, मतलब एतोह जो ये ए और ऐ हैं, इनका उच्चारण स्थान दोनों का एतयोह दोनों का मतलब जो दो हैं, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ का कंठ तालु। और ओदौ तो ध्यान से, ओदौतोह कंठोष्ठम, क्या पढ़ना है? ओदौतोह कंठोष्ठम। तो ओ और औ, तो कंठ और ओष्ठ, ओदौतोह कंठोष्ठम, ओ और औ इनका कंठोष्ठ है, तो ये आपको याद करना है। अगला क्या रहेगा? दंतोष्ठ। तो मतलब कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है, मतलब दांतों से भी होता है और ओंठों से भी होता है कई वर्णों का उच्चारण। तो कौन कौन से वर्ण है वो? वकारस्य दंतोष्ठम, जो वकार है, वर्ण है, व, इनका उच्चारण दंत और ओष्ठ, दांतों से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है। तो वकारस्य दंतोष्ठम। अगला क्या है 10वें नंबर पर? जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूलीय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो का और खा के आगे ये ऊपर वाली और नीचे वाली ये दो लाइनें इस प्रकार से बनी हुई मिले, आपको दिख रही होंगी। वो आपको जहाँ बनी हुई दिखाई दें तो वो जिह्वामूलीय वर्ण कहलाते हैं। तो जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। अगला नासिकानुस्वारस्य, मतलब जहाँ भी अनुस्वारण होगा तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? नासिका से होगा। इस प्रकार से अनुस्वार वर्णों का, तो यहाँ पर अपने जो उच्चारण स्थान हैं ये कंप्लीट होते हैं। और आप लोग इनको रटने की कोशिश करें। इनसे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी, सीधा पूछ लिया जाएगा कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद में क्या पूछेंगे? जैसे कि ह वर्ण है, हा लिखा हुआ है, तो हा का उच्चारण स्थान क्या है? नीचे लिखा हुआ होगा कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो आपको सीधा बताना है कि मन में आपने याद कर लिया कि अकोह विसर्जनीय नाम कंठः, तो ह वर्ण आपको यहाँ पर याद आ गया कि हाँ अकोह, और बोलने से भी पता चल जाता है कि कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार से किसी ने और पूछ लिया कि जो ला वर्ण है, ला, ला का उच्चारण किससे होता है? तो फिर आपको ला का बताना पड़ेगा। तो ला का उच्चारण किससे होता है? दंत, दंत से होता है ला का उच्चारण, मतलब दांतों से होता है। लृतुलसानाम दंताः। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। कल के लिए आपको एक होमवर्क है कि आप लोग ये याद कर आएँ, उच्चारण स्थान आप याद करें कंप्लीट। और यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों को, मतलब जो माहेश्वर सूत्र के अनुसार ये स्वर और व्यंजन है, ये वर्ण हैं, इनको याद करें। और इसके बाद ये जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं, इनसे संबंधित जो ये जानकारी है इसको आप कंप्लीट याद करें। और मैं ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। और आगे चलते हैं तो व्याकरण की परंपराएं जो दो प्रकार की हैं, तो बारहस्पति परंपरा, दूसरी माहेश्वरी परंपरा। और आगे चलते हैं तो वेद के अंग के बारे में बताया था, इससे संबंधित भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखें। और इस प्रकार से आज हमारा जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन रहे हों तो वो मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। कौन कौन से आपके क्वेश्चन थे? बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के। और कई लोगों ने यही पूछा है क्या ये क्लास कल भी चलेगी, इस प्रकार से। तो कल अपन पेपर लगाने वाले हैं। जो पेपरों में पूछा गया था, क्रमशः एक एक पेपर अपन पर डे लगाएंगे। और उनसे मुझे पता है कंप्लीट 70% तक पेपर उनसे पूछा जाने वाला है, इसलिए आप लोग उन क्वेश्चंस को लगाएं। हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि पूरा सिलेबस आपको लगवाऊँ। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ जो सिलेबस दिया है उसमें केवल सिलेबस में दो ही शब्द दिए हैं, एक तो गद्य, एक पद्य। हाँ, इसी समय पर अपन रोज 8 बजे में आने की कोशिश करूंगा, और 8 से 8:30 पौने 9 तक चलेगा। और जब मैं 30 प्रश्न लगवाऊंगा तो वो 30 प्रश्नों में अपन को लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो आप इतना टाइम तो इस चीज़ के लिए लगा के रखें जिससे कि अपन वो 30 प्रश्न रोज लगाएं।
और विस्तृत व्याख्यान के सहित अपन उन प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग क्या आएगा, यही है सिलेबस में सब, कोई अलग से सिलेबस नहीं है इसमें। और संस्कृत की पेडागोजी कराइए प्लीज़। हम संस्कृत की पेडागोजी के भी क्वेश्चंस लगवाऊंगा आपको, उसमें विधियां हैं, शिक्षण विधियां, उनके बारे में भी पूछा जाएगा। और जो कि सोपान है, अलग अलग शिक्षण सोपान, उनके बारे में भी पूछा जाएगा। चूँकि 15-15 नंबर का है तो वो फिर आपको लंबी तैयारी उसकी करनी पड़ेगी। तो आप सब लोग अच्छे से तैयारी करें और तैयारी में ध्यान से लग जाएं। एक एक सब्जेक्ट को लगभग प्रतिदिन लगभग 1 घंटा भी यदि आप देते हैं तो 5 घंटे आपको चाहिए। तो प्रतिदिन आप 1.5 घंटा एक एक सब्जेक्ट पढ़ें तो और अच्छे से आपका हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप लोग अपने इस चैनल से जुड़े रहें, और जितने लोग भी अभी लाइव हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अरिहंत जैन जी, आपका भी धन्यवाद, और सभी के लिए भी धन्यवाद, जितने लोग भी आज लाइव में आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये वीडियो बैक करके और पुनः इसको कंप्लीट पूरा अच्छे से देख लें। चलो, शुभ रात्रि सभी को।